अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारह दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, IMF प्रोग्राम की बदौलत जो मुश्किल सियासी फैसले हैं उनका सिलसिला जारी है। कल इसमें एक और मजीद इजाफा हुआ जब पेट्रोलियम मसनूआत पर जो गई सब्सिडी थी जो कि साबिक हुकूमत जो PTI की थी उन्होंने दी, उसका विड्रॉल सिलसिला मजीद आगे बढ़ाया गया और ऐसा पहले से भी बता दिया गया था और खबरदार कर दिया गया था वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ से कि इस पूरे सिलसिले को मजीद बढ़ाया जाएगा जहां तक सब्सिडीज के विड्रॉल ताल्लुक है। तो ऐसे में कल नाज़रीन मजीद इस फैसले के नतीजे में जैसे सब्सिडी को मजीद विड्रॉ किया, 30 रुपए फी लीटर का मजीद इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए पिछले इजाफे के साथ तो ये 60 रुपए फी लीटर का एक बहुत बड़ा इजाफा है जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अक्रॉस द बोर्ड हुआ है और इसको चंद ही रोज़ के दौरान इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कि इसको कोई लास्ट अगर हम देखें तो 15 रोज़ के दौरान ही ये जो इजाफा है ये किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब इस दफ़ा एज वी स्पीक तारीख में पहली दफ़ा है कि 200 रुपए फी लीटर से तजावुज़ कर गई हैं। ऐसे में नाजरीन बात बहुत सारी है जो करने वाली है, इसके पॉलिटिकल एंगल्स हैं, इसके मुआशी एंगल्स हैं, तमाम का जायज़ा लेना ज़रूरी है। हुकूमत कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के चूंकि बिल्कुल नहज पे है और जो उन्होंने रिजर्व्स की सूरत हाल इनहेरिट की है गुज़िश्ता हुकूमत से वो कतई इजाज़त नहीं देते हैं कि एक सब्सिडी को फाइनेंस किया जाए। सस्ता तेल लेकर महंगा तेल ख़रीद कर बैनुल अक़वामी सतह से फिर उसको सस्ते दामों बेचा जाए आवाम को, और टारगेटेड भी चूंकि ये सब्सिडी नहीं है तो हुकूमत तो इसका ये जवाज़ और ये रीज़न इसकी ये रैशनल पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन अपोजिशन भी इसके ऊपर ज़ाहिर है ऑब्वियसली बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब यही फैसले हम किया करते थे तो उस वक्त यही हुकूमत जो कि उस वक्त अपोजिशन थी तो उनके ऊपर तनकीद किया करते थे, तो अब वो भी यही बात करते हैं कि हमने भी ये तमाम फैसले IMF के दबाव की वजह से, और IMF चूंकि मानने को तैयार नहीं था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखते हुए, तो इस वजह से वो ये फैसले करते थे। लेकिन एक कैप नाजरीन पिछले साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, उस कैप के ऊपर अब बात की जा रही है। हुकूमत का ये मानना है कि वो चूंकि उन्होंने देख लिया था, प्रीएम्प्ट कर लिया था कि उनकी हुकूमत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में बच नहीं पाएगी, तो लिहाजा इस वजह से उन्होंने ये सियासी फैसला किया था और तमाम जो इसके मुआशी एंगल्स हैं उनको बालाए ताक रख दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो कि अब अपोजिशन है, पिछली हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि उनके पास तो मुकम्मल फाइनेंसिंग मौजूद थी इस सब्सिडी को फाइनेंस करने के लिए और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से आगे जाकर कोई मुश्किल पेश आती है। लेकिन नाजरीन ऐसा मालूम हुआ, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने भी इसको काफ़ी हद तक डिले करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि IMF बहुत मुतअद्दिद मरतबा उनकी अप्रोच करने के बावजूद मानने को तैयार ना हुआ और ऐसे में फिर ये जो फैसला है ये किया गया है। ऑब्वियसली महंगाई के बढ़ने का जो खदशा है इससे बतदरीज मजीद बढ़ जाता है और इन खदशात में इजाफा हो जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इन हक़ाइक़ से हम शायद वे नहीं कर सकते हैं। लेकिन IMF की तरफ से 3 अरब मजीद जो मिलने हैं, 3 अरब डॉलर्स, उनकी जो उम्मीदें हैं वो रोशन हो गई हैं। ऐसे में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वक्ती तौर पर यकीनन सहारा मिल जाएगा, लेकिन ये इसका लॉन्ग टर्म ढल नहीं है नाजरीन। लॉन्ग टर्म ढल इसका बड़ा मल्टी प्रोंग्ड है। इसमें हमें खुद इन्हिसारी चाहिए अपने मुआशी निज़ाम में। IMF से मुसलसल तौर पर जो एक डेट ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं उससे हमें निजात चाहिए, उससे छुटकारा चाहिए। लेकिन यकीनन ये किसी एक हुकूमत के या किसी एक सियासी जमात के करने का काम नहीं है, इसमें हमें कंसेंसस चाहिए। कंसेंसस की जब हम बात करते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी को एक दफ़ा फिर प्रपोज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और याद रहे नाजरीन, जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें अपोजिशन भी एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है। और याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर भी ये एक प्रपोजिशन दे चुके थे। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जो उन्होंने कौमी असेंबली में की थी उन्होंने यही प्रपोज किया था तब की हुकूमत को, खान साहब की, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लिया जाए। खैर उस वक्त तो इस हवाले से कुछ ना हो पाया, लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं और हुकूमत उनकी है तो जाहिर है उनके ऊपर एक तो इसका ओनस बढ़ गया है कि इस हवाले से कंसेंसस बिल्ड करने के लिए वो कितना आगे बढ़ते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ, जिसमें उनके नाकदीन भी, सियासी नाकदीन भी शामिल हैं। और जो PTI है उनके ऊपर भी इस हवाले से जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि तब तो वो इसको ये कहकर रद्द करते थे कि ये एक NRO मांगा जा रहा है और इस वजह से ये बातें प्रपोज की जा रही हैं। लेकिन अब तो चूंकि हुकूमत भी शहबाज शरीफ साहब की है या वजीर आज़म है वो, और PMLN की हुकूमत है या PTM की हुकूमत है, तो इस मखलूत हुकूमत ने अगर ये दोबारा ऑफर की है
तो क्या इसको एक दफा फिर सियासत से जोड़ा जाएगा पीटीआई की तरफ से, या एनआरओ से जोड़ा जाएगा, तशबीह दी जाएगी? ये एक जरूरी बात है जो कि हम सियासी एंगलिंग के तौर पर इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी मुआशी जो साइड है नाजरीन, वो बिल्कुल एक दूसरा उसका एक एंगल है जिसमें आईएमएफ के प्रोग्राम का सबसे अहम तकाजा है, और ये ऐसा मालूम होता है कि किसी सूरत भी आईएमएफ को काबिल कबूल नहीं था कि इस सब्सिडी को मजीद जारी रखा जाता। इसके सियासी एंगल्स के अलावा इसके मुआशी एंगल्स पर भी बात करना ज़रूरी है, इसके मुस्तकिल हल के ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। हुकूमत से ये पूछेंगे कि क्या उनके पास कोई मुआशी प्लान था जब उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई की हुकूमत उनके लिए नाकाफ़ी इकदामात कर पाई है मुआशी सतह पर, और अवाम को रिलीफ उन्होंने नाकाफ़ी दिया है, तो लिहाजा जब ये हुकूमत आएगी तो वो बेहतर तौर पर अवाम के लिए काम करेंगे। तो उनका मुआशी प्लान क्या था? क्या यही प्लान था कि आईएमएफ की कंडीशंस को फ़िलहाल के तौर पर या वक्ती तौर पर माना जाता? हुकूमत से ये सवाल पूछेंगे और अपोजिशन से ये सवाल पूछेंगे कि ये जो दिवालिया होने का स्टेज आया है कि खुदा न खास्ता हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब हमें इजाज़त ही नहीं देते हैं कि अब हम आइंदा कुछ दिनों तक जो इंपोर्ट का अपना बिल है वो फाइनेंस कर पाएँ बगैर किसी मुआशी हेल्प के। तो अपोजिशन से ये पूछेंगे कि क्या ये जो एक नहज आई है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, ये सिर्फ अब कुछ माह में या 40 रोज़ में आ गई है जब से ये हुकूमत आई है, जो 3.5 साल या 3.25 साल हुकूमत रही है पीटीआई की, तब उन मामलात में कुछ ऐसा नहीं हुआ? ज़ाहिर है तब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहीं पर थे। तो दोनों से ये सवालात नाजरीन होंगे, और सेनेट में भी आज भरपूर इस हवाले से ज़ोर शोर से बात हुई। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में शौकत तरीन साहब ने भी इस पर खिताब किया, और उन्होंने भी ज़ाहिर है इसके ऊपर अपोजिशन क्योंकि पीटीआई है इस वक्त बाय एंड लार्ज, तो उन्होंने सेनेट में एहतजाज भी किया है और उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए। लेकिन हुकूमत ऑन द अदर हैंड ये तमाम बात पीटीआई से पूछते हुए ये सवालात नज़र आते हैं। दोनों एंगल्स पर बात करेंगे नाजरीन। मेरे साथ जो मौजूद गेस्ट्स हैं मैं फौरी उनका रुख करती हूँ। हारून शरीफ साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। माहिर मुआशियात हैं आप, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। सेनेटर ज़रका सोहरवर्दी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं बजरिया स्काइप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करती हुई। वेलकम ऑन बोर्ड ज़रका साहिबा, थैंक यू। आप बजरिया TVU लिंक मेरे साथ लाहौर से जुड़ी हुई हैं। और नाजरीन अली गौहर खान बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असेंबली। बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं, अपनी हुकूमत की और जो PMLN की एक बड़ी पर्टिनेंट आवाज़ है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ आप हमारे साथ रखेंगे। शॉर्टली हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल अली साहब हमारे साथ ऑनलाइन है। बात का आगाज़ हारून साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक सिमत दीजिएगा, थोड़ा हम तमाम को इसमें एक डायरेक्शन दीजिए। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं एज फार एज इकोनॉमिक कंडीशंस आर कंसर्न्ड? ये फैसला क्या नागुज़ीर था जैसा हुकूमत बता रहे हैं, या अवॉइडेबल था आपकी अपनी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में या राय में? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए इस वक्त हमारी निगोशिएशन पावर बिल्कुल कम थी या ना होने के बराबर थी, और हमने अगली ट्रांच देनी है क्योंकि बजट हमारे सर पे खड़ा है, और उसको PDM की हुकूमत जब आई है उनको टाइम फैक्टर का इल्म भी था, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो चॉइस पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई नहीं थी। लेकिन वरीसम चीज़ ये है कि हम इस वक्त जो मईशत को IMF की हर ट्रांच के हिसाब से चला रहे हैं, जिसमें हम 3-4 माह का टाइम बाय करते हैं, फिर अगले रिव्यू के प्रायर एक्शंस पे निगोशिएशंस शुरू कर देते हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, ये अब ये और प्रोग्राम को हमने एक साल एक्सटेंशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इसके अंदर राय ये है कि अभी तो हमें फॉरेन प्रोग्राम का चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ रिजर्व्स के अंदर भी पैसा आए और बाकी मल्टीलैटरल्स की डिसबर्समेंट्स भी आए। हमारी जो फॉरेन लोन्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ 6.4 अरब पे करने हैं, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है $45 अरब का खसारा है, तो उसके लिए डॉलर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? मेरी राय इस वक्त ये है कि हमें कुछ तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो चले बाद की बात है, इस पे आते हैं, कुछ चीजें तो अर्जेंटली हमें कर लेनी चाहिए, जिसके अंदर हमें एक रोड मैप बनाना है कि हमें पेट्रोलियम की चीजों पे इन्हिसार कैसे कम करना है, क्योंकि जब तक असल कॉज तो वो है, कीमत ऊपर जाती है नीचे जाती है, हम इस पे डिपेंडेंट है, इस शॉक पे। हमें अपना पावर सेक्टर रिफॉर्म करनी है सर्कुलर डेट से बचने के लिए, हमें स्टेट और एंटरप्राइजेस से जान छुड़ानी है, क्योंकि हमारे पास ट्विन डेफिसिट चल रहे हैं। अब इसको करने के लिए मुझे करंट सियासी सूरत हाल में कि ना तो कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है, ना ही मुझे कोई विल दिखाई दे रही है, सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग दिखाई दे रही है। और जो भी अपोजिशन आए,
میری اس کو رائے یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ریفارم کرنی ہے. اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ایٹ لیسٹ سیاسی نہ بنائیں اور اپوز نہ کریں اس وقت, کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے. تو ہارون صاحب آپ کا شارٹ اینڈ سویٹ یہ اس میں ایک کامنٹ ہے ابھی جو میں نے انٹرپریٹ کیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ ابھی پی ٹی آئی بطور اپوزیشن اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان یور ویو یہ غلط ہے, اور جب پی ڈی ایم بطور اپوزیشن کرٹیسائز کرتے تھے, جب پی ٹی آئی حکومت ایسا کوئی قدم اٹھاتی تھی, پیٹرول بڑھانا پڑتا تھا ان کو, تو آپ کے حساب سے وہ بھی غلط ہے, از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل, اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ غلط طریقے سے پورا کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ تو سپورٹ کرنا ہے کہ یہ ایک سٹرکچرل فلا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ تیل مہنگا ہے, سستا بک رہا ہے, ان کو بھی پتا ہے بجلی مہنگی ہے, سستی بک رہی ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاس کر رہی ہیں, لاس میں ہے. اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو ہمیں ایز یہ منموہن سنگھ صاحب نے, میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا بھی ہے, 30 برس پہلے جب ہندوستان کے پاس 4 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے, تو انہوں نے ایک وائٹ پیپر لکھا تھا اور ساری پارٹیوں کے پاس لے گئے تھے کہ دیکھیں یہ کر لو گے تو ڈگنیفائڈ طریقے سے اس ٹریپ سے نکل آؤ گے, اگر نہیں کرو گے تو ملک ڈوب رہا ہے. اور پھر انڈیا نے آہستہ آہستہ وہ ریفارمز کرنی شروع کی, اور اس سے آپ دیکھیں پچھلے 25 برس میں وہ ایک دفعہ بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں. جی بالکل, بہت درست. یہ ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے جو کہ ہمارے عقب میں ہے, اور ہم بھارت سے ظاہر ہے اس معاملے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جس طرح سے ٹرانسفارم کی ہے اپنے ملک کی معیشت. علی صاحب میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں, پہلے سینیٹر صاحبہ سے میں بات کروں, ڈاکٹر زرکا, ان کا ایک ویو آ جائے, کیونکہ اس پورے معاملے پر روسی تیل کا تذکرہ ہم لوگ اکثر سن رہے ہیں, اور پی ٹی آئی بائی اینڈ لارج یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی تو فائنلٹی پر پہنچ گئی تھی وہ والی ڈیل, جبکہ حکومت اس کو ریبٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا, وہ بھی خان صاحب کے روس سے 1 ماہ آنے کے بعد, اور اس کا کوئی جواب ہمیں روس کی طرف سے نہیں آیا تھا. ڈاکٹر زرکا, آپ کی طرف یہ تھوڑا بتائیے گا. آپ نے ہارون صاحب کو بھی سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو اس کو اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ میں ابھی ہوتے آپ کو بھی یہی سب کرنا پڑتا. جی بہت شکریہ مونا, ویری کائنڈ آف یو. میں ہارون صاحب کی بھی بات سن رہی تھی, بڑی انہوں نے اچھی معقول باتیں کی کہ اپوزیشن کو ساتھ مل کے, کیونکہ ملک تو ہمارا پاکستان ہے, تو اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اب حکومت کا بھی کوئی کام ہے, اگر حکومت اپوزیشن کو ساتھ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ چلے, تو حکومت کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ نہتے لوگوں پہ ڈنڈے برسائیں, نہتے لوگوں پہ آنسو گیس, بچوں اور خواتین پہ آنسو گیس پھینکی جائے, اور ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کی گاڑیاں توڑی جائیں, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے, اور ان ایک آدمی پہ 8 ایف آئی آر کٹائی جائیں. یہ تو کسی ایسی حکومت کا کام نہیں ہے جو کسی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ 22واں آئی ایم ایف پروگرام ہے, 21 آئی ایم ایف پروگرام, اس سے پہلے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں لیتی رہی ہیں, تو انہوں نے کیا آج تک کوئی اپنا لانگ ٹرم پلان نہیں بنایا, اور ہارون شریف صاحب انہی کے زمانے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. اور دیکھیے ہماری واحد حکومت تھی جو پہلی دفعہ آئی, جس نے 3.5 سال میں کوشش کی کہ ہم اس ناسور سے جان چھٹائیں, اور جب ہم گئے تو $22 بلین ہم چھوڑ کے گئے ریزرو میں, جو کہ اب اتنی تجربہ کار حکومت جو کہتی تھی کہ ہم بجلی کو 10 روپے کر دیں گے, اور ہم تیل کی قیمت 100 روپے پہ لے آئیں گے, ڈالر ہم 120 پہ لے آئیں گے, ماشاءاللہ ساری چیزیں الٹی ہو گئی. صرف 2-3 کام انہوں نے کیے, ایک اپنے باہر کے دورے دبا دب ہو رہے ہیں, ایف آئی اے اور نیب کے دانت ختم کر دیے گئے ہیں, اپنے کیسز ختم کر دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ پری پول ریگنگ زبردست قسم کی گئی ہے. سارے بیوروکریسی کو, افسران کو وہاں تعینات کیا گیا جہاں ان کی ریگنگ کے حوالے سے, اور جس طرح سے تاکہ ان کے ڈی سی اور کمشنر سارے ان کے مرہون منت ہوں. تو جب حکومت, اور اس وقت آپ کے 2 فائنانس منسٹر ہیں اور وہ دونوں الٹی باتیں کرتے ہیں, اور مفتاح صاحب نے تو ایسی بات کی, انہوں نے کہا جی پیٹرول یہ تو امیر لوگ استعمال کرتے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ کس قدر بے حس لوگ ہیں. خود اگر ان کی فیکٹری ہے تو کیا پاکستان میں موٹر سائیکل چلانے والے 200 روپے کا فیول لے سکتے ہیں؟ یعنی اتنا ظلم کہ آپ نے ایک ہفتے میں 60 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا, اور آپ نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, شوکت ترین صاحب نے ان کو کہا تھا نہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عوام اس کو نہیں سہار سکتی. تو وی ہیڈ ٹو, ہم نے وہ پلان آگے لے کے گئے, اور جن ملکوں نے خود انساری اچھا سینیٹر صاحبہ, آپ نے
وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. انڈیا نے, جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کیا. اور منموہن سنگھ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, ہی واز اے پی ایچ ڈی. آپ اپنے حکمرانوں سے مقابلہ کر لیں, کوئی میٹرک پاس اور کوئی میٹرک فیل ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آپ جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں بالکل ہونا چاہیے, میں آپ سے 200% اگری کرتی ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو مدبر لوگ چاہیے. اچھا زرکا صاحبہ, میں دو تین دیانتدار لوگ چاہیے. وہ لوگ نہیں چاہیے جو سلمان شہباز جو اس وقت مفرور ہے عدالتوں سے, لیکن پاکستان وہ نہیں آ سکتا لنڈن سے, لیکن جب سعودی عربیہ اور ترکی سرکاری دورے ہوتے تو وہاں کاروبار کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ میری آواز زرکا صاحبہ تک جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ چوروں اور لٹیروں کو حکومت دے دیں, یعنی بلی کو آپ بٹھا دیں دودھ کی رکھوالی پہ. ہارون صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. زرکا صاحبہ آئی ڈونٹ نو آواز آپ تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. میں آپ سے 2-3 دفعہ بیچ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہی تھی کچھ باتیں جو آپ نے کی. ایک تو ہارون صاحب کے حوالے سے وہ ایک فیکچولی بات میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ کریکٹ کریں کہ آپ کے ٹائم پہ وہ بی او آئی کے چیئرمین تھے, تو میں ہارون صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اس پہ تاکہ ان کا بھی ایک موقف آ جائے, وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور دوسرا یہ جو ریزروز کی صورتحال ہے, آپ نے کہا 22 ارب, جو ہمیں حکومت بتاتے ہیں یا جو ہمیں دوسرے انڈیپینڈنٹ ذرائع بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10.25 ارب کے ریزروز تھے, جس میں سے 3 ارب ہمیں بلکہ کوئی 6 ارب وہ تھے جو ہم نے فرینڈلی کنٹری سے لیے ہوئے تھے صرف اپنے ریزروز کو بیف اپ کرنے کے لیے, وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو جو ہمارے پاس اس کے بعد ان کو چھوڑ کر جو تعداد بچتی ہے وہ کوئی 3 یا لٹل ابو 3 ارب بچتی ہے جو ہمارے پاس ایکچولی موجود تھے جب آپ لوگ گئے ہیں حکومت ان کو دے کے, یا مطلب آپ نو کانفیڈنس ووٹ میں جب آپ کی گورنمنٹ گئی ہے. اس کی طرف میں آؤں گی, آپ اس کا جواب فرمائیے گا. ہارون صاحب آپ تب تک اس کے اوپر ذرا ایڈ آن کر دیں جو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ریزرو کا ہمیں بتا دیں, ریزروز کی فیکچولی کیا پوزیشن تھی جب نو کانفیڈنس ووٹ آیا ہے اور جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی ہے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے. جی میں نے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹس دیکھی ہیں, ہمارے پاس جب یہ گئے ہیں تو تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کی امپورٹ کا کور تھا. دیکھیں ریزروز کا نمبر میٹر نہیں کرتا ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کتنا امپورٹ بل اس سے کتنے ماہ سسٹین کر سکتے ہیں. اگر ریزروز آپ کے پاس 10 ارب ہوں لیکن آپ کی امپورٹ اتنی کم ہو اور ایکسپورٹ زیادہ ہو تو وہ 10 ارب بھی بہت ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اپنا بل پے کرنے کے لیے صرف کوئی 6 سے 8 ہفتے کے ریزروز تھے, اور اب وہ اور کم ہو کے اب وہ 4 سے 6 ہفتے پہ آ گئے. اگر ہماری ٹرانچ نہیں آتی تو ان پہ پریشر آتا رہے گا. دیکھیں یہ بات اس وقت بڑی کلیئر ہے, جو بھی پہلے بھی ڈسکشن کی گئی, یہ اتنا چارجڈ ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر کریٹ ہو چکا ہے. اس کے اندر جو ہے جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کنویننگ سپیس کہتے ہیں, اس کو کریٹ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. بلکہ میں کلیئر کرتا جاؤں کہ چاہے میں پی ٹی آئی کا اکنامک ٹیم کا ممبر رہا ہوں سینئر, لیکن جو ہمارے اس وقت دونوں فائنانس منسٹر ہیں وہ پی ایچ ڈی فائنانس ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے اوپر بھی پولیٹیکل پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے. ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے. میری اس کے اندر تجربہ باقی ممالک کا اور رائے یہ ہے کہ وہ کنویننگ سپیس کریٹ کرنے کے لیے کچھ میجر چیزوں کو سیاست سے انسولیٹ کر کے ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو سرٹنٹی دینے کے لیے جن لوگوں کو یہ کام آتا ہے, بھلے سارے پارٹیوں کا نمائندہ اس کے ایک اوور سائٹ بورڈ پہ بیٹھ جائے تاکہ سب اس کی اونرشپ لیں, اور این ایف سی کی طرح اس کو 5 سال کا مینڈیٹ دیں تاکہ آئی ایم ایف کو دنیا کو نظر آئے کہ بھی ہم نے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. یہ سیاستدان اپنی جو ہیں پبلک پالیسی کا کام کریں, اپنی جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, لیکن کچھ کی ریفارمز کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. اس ایٹماسفیئر میں جیسے شہباز شریف صاحب نے چارٹ آف اکانومی کی کب سے بات کی ہے, مجھے بہت اچھی طرح میں نے بھی ان کو رائے بھیجی تھی کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ ایک وائٹ پیپر لکھیے اور ٹیبل پہ رکھیے کہ یہ چارٹر ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر آپ پی ٹی آئی اس کو آبجیکٹ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو ایک آلٹرنیٹ پلان ٹیبل پہ رکھنا چاہیے. ہمیں محنت کرنی پڑے گی اگر ہم سنجیدہ ہیں کہ کوئی کام ہو سکے. رائٹ, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے. جی میں علی گوہر صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. علی گوہر صاحب آپ ذرا اس کا ایک تو جواب فرمائیے گا. زرکا صاحبہ کی طرف بھی میں جاؤں گی. ظاہر ہے ایک تو جو انہوں نے کہا تھا کہ منموہن صاحب, ڈاکٹر منموہن سنگھ پی ایچ ڈی تھے اکنامکس میں, ہمارے بھی جو 2 فائنانس کے پورٹ فولیوز دیکھ رہے ہیں, مفتہ صاحب اور
डॉक्टर आयशा गौस पाशा, वो दोनों भी पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, तो एटलीस्ट इसका तो मैं एटलीस्ट उनसे एक ज़रूर जवाब लूंगी। लेकिन गौहर साहब, अली गौहर साहब, आप बताइएगा, जाहिर है वो भी आपको एक तो बात करते हैं, लेकिन मेरा आपसे जो अपने इब्तिदाइये में भी मैंने अर्ज़ किया था, बतौर गवर्नमेंट पीडीएम से तमाम से ये सवाल यकीनन बनता है कि आप लोग जब अपोजिशन में थे तब आपके पास क्या प्लान था मईशत को चलाने का, क्योंकि तब तो ये सबको पता था कि शौकत तरीन साहब ने एक बड़ा मुश्किल मुआहदा है जो कि आईएमएफ से उन्होंने तय कर लिया है, और तमाम तर मीडिया ने वो रिपोर्ट किया था। आप उस वक्त कहते थे कि आईएमएफ के प्रेशर में ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और फिर प्लान क्या था? क्या आईएमएफ के साथ आप लोग रीनेगोशिएट नहीं कर पाए हैं, या आपके पास आपको अब आकर आपने गवर्नमेंट में अपने प्लान्स को कंसीव करना शुरू किया है, पहले कोई प्लान नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोना, मैंने डॉक्टर साहिबा की बात सुनी और बात मईशत पर हो रही थी, लेकिन वो फिर उन्होंने एज यूजुअल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि कंपैरिजन इस तरह से किया जा सकता है कि जब 2013 से लेकर 2018 तक हमने गवर्नमेंट की, तो 2013 में क्या हालात थे जिस वक्त हमें मुल्क मिला, और जब हम 2018 में छोड़ कर गए तो उस वक्त क्या हालात थे। देखिए, जो पाकिस्तान की आवाम है वो पेचीदा बातों को तो नहीं समझते, लेकिन सिंपल बातों को जरूर समझते हैं। बात यह है कि जिस वक्त हमें मुल्क मिला उस वक्त इस मुल्क में 24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, और हमने उस एनर्जी क्राइसिस को, उस चैलेंज को कबूल किया। और आपको पता है कि जब हमने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त 0 लोड शेडिंग थी। फिर उस वक्त जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6 के करीब था। फिर आपने देखा इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4% पे था, सिंगल डिजिट में था। जब खैर से ये तशरीफ लेकर गए हैं एक आईनी तरीके के साथ, इस गैर आईनी और गैर जमहूरी हुकूमत को जब घर भेजा, तो ये फूड इन्फ्लेशन जो थी वो तो 20 और 20 को भी क्रॉस कर रही थी, और बाकी भी जो थी वो 15 से 20 के अप्रोक्सीमेटली मतलब है कि करीब थे, और कई चीजों में तो 20 से ज्यादा भी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि ये मुल्क की जो मुआशी तबाही हुई है 4 सालों में, उसका जवाब दे कौन है। और दूसरी बात ये है कि उस मुआशी तबाही के जिम्मेदार ये लोग इसलिए भी हैं कि वो मुआशी तबाही मुल्की हालात की वजह से नहीं हुई, वो मुआशी तबाही इनकी करप्शन की वजह से हुई है, इनकी नालायकी की वजह से हुई है, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। तो लिहाजा जब आप मतलब है कि जब आप हुकूमत में आएंगे और आप आटे और चीनी से अरबों रुपए के कमीशन खाएंगे, जब आप अद्वियात के ऊपर अरबों रुपए के कमीशन खा जाएंगे, जब आप कोरोना का आया हुआ गरीब लोगों का फंड वो अरबों रुपए जो हैं वो आप हड़प कर जाएंगे, और आप ही की हुकूमत के ऑडिटर जनरल जो हैं वो उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाएंगे, जब बीआरटी पेशावर के केस में अपनी करप्शन छुपाने के लिए आप अदालतों से स्टे ऑर्डर जाकर लेकर आ जाएंगे, जब फॉरेन फंडिंग केस को आप बार बार डिले करेंगे, तो सही अली साहब, ये तो सियासी एंगलिंग हो गई ना, ये तो नहीं मोना, ये सियासी एंगलिंग नहीं है। लेकिन आपको, आपसे यही सवाल ना कि आपको तो ये तमाम चीजें अगर पता थी तो आपका प्लान क्या था, मुआशी प्लान, क्या कोई तरतीब दिया गया था पीडीएम की तरफ से कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये चीज मुख्तलिफ करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट से, खास तौर पर आईएमएफ के साथ? मेरा सिंपली गुजारिश करने का मकसद ये है कि जब हमने इनको मुल्क दिया था तो ऐसा नहीं था, ये उस मुल्क को बेहतरी, ये तो कहते थे तब्दीली हुकूमत आ रही है, हम आएंगे तो मुल्क के मईशत के हालात तब्दील हो जाएंगे। हम सबको तो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये तो चोर और डाकू हैं, हम ईमानदार लोग थे, ईमानदार हैं। तो मैं तो सिर्फ इनको आईना दिखा रहा हूँ कि जो ईमानदारों ने पाकिस्तान की मईशत का बुरकस निकाला, जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही की है, वो उसका कंपैरिजन मैंने आपको दिया। सही बिल्कुल, आई होल्ड दैट। मैं ये पूछती हूँ जरका साहिबा से, लेकिन नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना। पेट्रोल की कीमतें अभी ये बड़ी खाप डाल रही है, इनको पता होना चाहिए कि मोर देन 50% इन्होंने पेट्रोल की कीमतें अपने टाइम में बढ़ाई, और मोर देन 54% इन्होंने डीजल की कीमतें बढ़ाई। ये हमें किस चीज का भाषण दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अगर
मतलब है कि अगर जो ये IMF के साथ इतने भयानक किस्म के जो इन्होंने पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और भयानक किस्म के उनके साथ मुआहदे किए हैं, तो जब हमारी हुकूमत आई है तो फिर हम उनसे कैसे पीछे हट सकते हैं? हमने तो सीख करनी है। हाँ, हमने इनके फैलाए हुए गंद और करप्शन का और पाकिस्तान की भट्ठा बैठी हुई मईशत का चैलेंज एक दफा फिर से उसी तरह से कबूल किया जिस तरह से कि 2013 में किया था। हमने अपने सियासी नुकसान को मद्देनजर नहीं रखा। लेकिन अली साहब 2013 में तो आपके पास बहुत वक्त था, 5 साल थे जाहिर है गवर्नमेंट के। अभी तो आप मैक्सिमम अगर असेंबली टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो साल से ज्यादा तो टाइम ही नहीं है। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया मोना, और बड़ा मुनासिब सवाल है, और यही आज का सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस चैलेंज को कबूल किया है और वाकई हम इसको साल में ठीक करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन 1 साल के अंदर हम उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं। अगर हमने अपने जाहिर है हमने मतलब है कि अपनी पॉलिटिक्स को काफी स्टेज पे लगाया जी बिल्कुल जिम्मेदारी उठाने के लिए। हम उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार है सियासी तौर पर, लेकिन हम मुल्क को तबाही से बचाना चाहते हैं, चाहे उसकी हमें कोई सियासी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। और दूसरी बात यह है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि 1 साल के अंदर जो मैक्सिमम बेहतरी हम ला सकते हैं हम वो लाएंगे और फिर उस चीज को आवाम के सामने लेकर जाएंगे। फिर आवाम वोट के जरिए ये फैसला करेंगे कि जो हमने 1 साल गुजारा है वो किस तरह से गुजारा है और जो इन्होंने 4 साल गुजारे हैं वो किस तरह से गुजारे हैं। मकसद ये है कि खान साहब तो आज भी पूरे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और KPK में छुप के बैठे हुए हैं। ये हमें अदालतों में कहते थे कि जमानतों पर रहते हैं, तो आज तो खान साहब भी जमानतें कराने के लिए गए हुए थे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर खान साहब जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं आजकल, उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के इदारों को प्रेशराइज करके वो चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको फिर से जेलों में बंद किया जाए। ये तो सियासी एक उसका एंगल बिल्कुल आप चुरा कर दिए जाए, खान साहब के लिए वोट चुराकर इनको फिर हुकूमत पर बिठा। लेकिन एक फ्लिप साइड भी तो है ना अली साहब, देखें अगर आप लोग सियासत में इस तरह की तलखियां आप दोनों के दरमियान रहेंगी तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कैसे साइन कर पाएंगे? क्योंकि बतौर गवर्नमेंट अब आपने ये कंसेंसस बिल्ड करना है। वजीर आजम कह चुके हैं कि उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं आती हूँ इसका आप जवाब जरूर फरमाइएगा। मैं जरा एक और जाहिर है बाकियों से भी इनके इनपुट्स मांगू। हारून साहब ने भी जो बात की है, एक तो उसमें भी एक ऐड ऑन करेंगे। और पेट्रोलियम कंपनीज अभी भी 50 से 60% तक इजाफा या प्रॉफिट ले रही हैं, ये शौकत तरीन साहब ने आज कहा है। और लेकिन अब बात ये 50 से 60 रुपए का वो प्रॉफिट ले रही हैं, लेकिन ये कि इसको क्या नेगोशिएट करें। अगर एक तो हारून साहब इसको एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इस फिगर की वो तस्दीक करते हैं, तो फिर तो हम ये गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं। लेकिन जरका साहिबा, इससे पहले आप 2 बातों पे कमेंट कर दें। एक तो रूसी तेल के मामले पर आप कमेंट कर दें कि रूस से तेल आ रहा था, बड़ा करीब था, उसके ऊपर हम जो देखते हैं, हमाद अजहर साहब ने एक लेटर निकाला है जो उन्होंने एनर्जी मिनिस्टर को लिखा था, उसका जवाब कोई नहीं आया। मतलब जाहिर है रूस अगर आपको ओके करेगा या कहेगा कि हाँ हम राजी हैं इस अग्रीमेंट के लिए, तभी हम कह सकते हैं ना कि फैक्चुअली रूसी तेल पाकिस्तान आ रहा था और हमारी महंगे तेल से जान छूटने वाली थी। एक तो इसके ऊपर बताइएगा। दूसरा, PhD के हवाले से जो आपने कहा था कि PhD होना चाहिए, वो लिटरेट होना चाहिए जो भी फाइनेंस देखें। हमारे अभी हारून साहब बता रहे थे कि दोनों, और ये बात मैं भी इंडोर्स करती हूँ, कोई भी करेगा कि हमारे जो दोनों फाइनेंस के मिनिस्टर्स हैं वो PhD ही हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। फिर प्रॉब्लम जरा दोबारा से रिकैलकुलेट करें। आप तमाम को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है आपके ख्याल से मईशत जैसे मामले पर? जी बहुत शुक्रिया मोना, आपने बड़ी माकूल बातें की एज ऑलवेज। देखिए जी, जहाँ तक रूस का ताल्लुक है तो आपको पता है कि हिंदुस्तान पहले 2 लाख बैरल ले रहा था और अब 8 लाख बैरल ले रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको फ़ायदा है। और पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाके बात की उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से, और जिस तरह से नेगोशिएट किया, इन्होंने तो पहले महीने अब जाके इस हफ्ते माना है कि हमारी कोई उनसे बात हुई थी। इन्होंने तो सरासर रद्द कर दिया था, कह रहे थे झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं है, हालांकि खबरें खत सब कुछ मौजूद है। तो ये तो आपको चीज़ फॉलो अप करनी होती है। लेकिन देखिए, काम जब होता है जब नीयतें हों, अगर नीयत का फुकदान है, और ये जो ये आजमाए हुए, ये कह रहे हैं 2013 में जब इनको मिली तो ख़राब थी, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी गई थी और उसने नून लीग को हुकूमत दी थी, और ये दोनों इस वक्त
इत्तेहादी हैं। दूसरी बात ये, जब ये गए थे 2018 में, जब हमने हुकूमत ली है तो $9 बिलियन थे बैंक में से, स्टेट बैंक में, और जब हम छोड़ के गए तो $22 बिलियन थे। और जो इस वक्त पेट्रोल का बहरान है, ये क्यों है? एनर्जी क्राइसिस क्यों है? हमने 3.5 साल में एक दिन लोड शेडिंग नहीं की। प्रॉब्लम ये है कि जो 2013 से 18 तक जो इन्होंने IPPs, जो इन्होंने कंपनियां बनाई जो बिजली बनाती हैं कोयले से और डीजल से, उन कंपनियों को इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उसमें इन्होंने कहा कि तुम्हारी कंपनी चले या ना चले, हुकूमत तुम्हें हर महीने पैसे देगी। उसकी वजह से सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है, क्योंकि वो सारे IPPs इनके अपने खानदान के लोग और दोस्तों और मुशीरों के हैं, तो वो जो सर्कुलर डेट इतने ज़्यादा लेवल पे चला गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको खसारा हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स जब आपके PhDs हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह साहब की, उनका कोई ज़ाती बिजनेस नहीं था। मनमोहन सिंह was a technocrat. He did not have any personal business. मिफ्ता साहब का अपना बिजनेस है, शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के सैकड़ों के हिसाब से मुर्गियों से लेकर दूध तक हर चीज का तो इनका बिजनेस है। तो जब बिजनेसमैन ट्रेडर को, खास तौर पे ट्रेडर को जब आप हुकूमत देंगे तो वो अपना फायदा करेगा, और वो हम देखते आए हैं। तो जब तक आप सही लोगों को हुकूमत नहीं देंगे, मैंने जो पहले बात गुजारिश की थी कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखेंगे तो फिर दूध नहीं बचेगा। सो हम तो तैयार है। देखिए, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमने इनको 1.5 महीना हो गया, अगर इनके पास एक भी मिला होता इनको करप्शन का केस, ये वो लोग हैं जिन्होंने FIA में डॉक्टर रिजवान को, वो फौत हो गए इनके प्रेशर की वजह से। जो वो जुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने अपना दे दिया इस्तीफा, उन्होंने कहा जी कि ये तो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। तो अगर इनको एक भी केस मिलता तो ये आज लेके आते। ये छोड़ने वाले हैं? ये वो लोग हैं जो जिन्होंने मॉडल टाउन के कत्ल किए, अभी 5 कत्ल किए इन्होंने 25 मई को। सो करप्शन का केस कोई नहीं है, होता तो ये लेके आते। मैं चैलेंज करती हूं, ये सवाल अली साहब से पूछेंगे कि मीडिया ट्रायल के अलावा केसेस भी बनाए जाएं, लेकिन जरका साहिबा 2-3 बातें। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल प्रॉब्लम है, जबकि हम अगर आपके टाइम के हिसाब से देखें तो नदीम साहब जो कि SAPM थे पेट्रोलियम के, आपको याद होगा, वो भी जाहिर है एक पेट्रोलियम कंपनीज के एक वो बहुत मेजर, आप समझें एक वो तमाम वो थे, एक लॉबिस्ट थे जो कि उनके लिए हर हुकूमत में लॉबी करते थे, और आप लोगों ने उनको बाकायदा सैक किया था इस एलिगेशन पे। अल्टीमेटली आपने उनको सैक करना पड़ा। उन मामलात से क्या कुछ नहीं निकला? क्योंकि आपके अपने जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, आज उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलियम कंपनीज 50 से 60 रुपए अभी भी चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट। तो अगर हम उसको रीनेगोशिएट करते, या अगर आपकी हुकूमत कर लेती है उसको रीनेगोशिएट, तो एटलीस्ट हम आवाम को कुछ तो रिलीफ दे पाते। ये जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, इनका ये जो प्रॉफिट इस हद तक ये अनड्यू नहीं है इतनी महंगाई की जो एक सिनेरियो है उसमें, और क्या उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं आ जाती? इवन रजाक दाऊद साहब के हवाले से आपको पता है कि ये बातें की जाती थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके साथ भी एक अटैच किया जाता था। तो क्या इसके ऊपर तमाम को परखना ठीक पैमाना है आपकी नज़र में? जी, आप बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करती हूँ, और बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, मैं इसको क्वालिफाई करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारी गवर्नमेंट की पेट्रोलियम एनर्जी की मिनिस्ट्री है, वहाँ पे एक सेक्रेटरी साहब बैठे होते हैं। उन सेक्रेटरी साहब का काम है वो ये सब चीज़ें देखें। मसला ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में काम कम और चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको बिल्कुल निकालनी चाहिए थी। अगर नदीम बाबर में प्रॉब्लम्स थी और बाय द टाइम उनका पता चला तो उनको सैक कर दिया गया। इसी तरह रजाक दाऊद साहब ने रिज़ाइन कर दिया था जो उनकी कंपनी थी, उसके बाद सो ही वाज नॉट, उनके ऊपर कोई और। अगर मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ कि कोई केस है तो लेके आए। तीसरी बात ये कि बिल्कुल, अगर आप देखिए, जब हम गए हैं तो उस वक्त रिकॉर्ड आपकी रिमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमने टैक्स कलेक्शन की पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत, आपका ब्लूमबर्ग कह रहा था, इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, और आपने देखा कि कल मूडीज ने आपको B3 स्टेबल रेटिंग से उसने आपको नेगेटिव में कर दिया, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है। क्योंकि ये 6 हफ्ते 7 हफ्ते से जो हुकूमत आई हुई है, इसने इसकी तरफ तो तवज्जो ही कोई नहीं दी। यानी ये कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, PhD हैं, इन्होंने कितनी तवज्जो दी कि ये बैठ के काम करे। अगर मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, अगर इन्होंने बैठ के काम किया होता तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इन्होंने लोगों को 18-18 घंटे की लोड शेडिंग दी है पेट्रोल, क्योंकि दे आर लीस्ट कंसर्न्ड। उनको पता है वो किसी आका के हुक्म के तहत आए हैं, उन्होंने आका को डिलीवर करना है जो उन्होंने पर्चियों पे उनको ऑर्डर दिए हुए हैं।
अच्छा वैसे ज़रका साहिबा ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है इसका, मैं पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना भी आता है और ये सब चीजें सामने हमारे ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है ज़रका साहिबा। जो बातें हम कर रहे हैं यू विल सी इट इन रियलिटी एवरी डे, आपको एक नया सफा इस कहानी का अवाम के सामने खुल रहा है। क्योंकि सेनेटर साहिबा अगर वैसे मैंने ये इब्तिदाई में नहीं अर्ज किया आप तमाम से, और इसका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान को जिस नहज पे ये लेके जा रहे हैं, अफसोस है हमें पाकिस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है ये। हारून साहब से मैं इसका जवाब जरूर मांगती हूँ, लेकिन ये एक इसका इंटरेस्टिंग एंगल है जो कि आई होप कि अगर हमें वक्त इजाजत दे हम इसके ऊपर भी बात करें। जैसे पीटीआई का अभी ज़रका साहब ने भी, साहिबा ने भी वही एक बात दोहराई है, डॉक्टर साहिबा सेज के किसी एजेंडे पर आए हैं और पर्चियों के थ्रू, तो अगर ये वाकई एक कंस्पिरेसी से इंस्टॉल की हुई गवर्नमेंट है तो फिर तो इनको आईएमएफ को बहुत अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि इसका तो सियासी इनके ऊपर असर आ रहा है कि अगर इनके वोटर्स इनको बोल रहे हैं कि जी आपके पास क्या प्लान था और वगैरह वगैरह, तो आईएमएफ को एटलीस्ट इनके लिए तो अच्छा करना चाहिए। हारून साहब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये पेट्रोलियम कंपनीज वाला जो एक फैक्ट है, बल्कि अब मैं इसको फैक्ट अभी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं आपकी इंडोर्समेंट मांगूंगी इससे पहले, क्या ये बात दुरुस्त है कि 50 से 60 रुपए अभी भी प्रॉफिट पेट्रोलियम कंपनीज ले रही हैं पर लीटर ऑफ पेट्रोल? जी इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो मेरी गुजारिश जो है दोनों पार्टियों से ये है कि हम जो पास्ट में चले जाते हैं, फैक्ट ये है कि पिछले 30 साल से जो कॉर्पोरेट एलीट है जो सब्सिडीज और रेंट्स लेती है, उसका इन्फ्लुएंस पॉलिसी पे बढ़ता चला गया है। कोई भी पार्टी आए, चाहे जनरल मुशर्रफ हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, और हमें इसको कम करने की जरूरत है क्योंकि वो फिर पॉलिसीज को कैप्चर कर लेते हैं और ये फैक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही है कि देखिए ट्रेडिशनली ये होता रहा है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग पोजीशन ऐसी थी कि अगर हम ऐसे हालात में फंसते थे तो हम बिहाइंड द सीन कोई अफगानिस्तान पे या कुछ बात करके कुछ वेवर ले लिया करते थे। इस वक्त मोना हमारी वो सूरत हाल खत्म हो चुकी है और ना हमारे बायलैटरल कंट्रीज चाहे चीन हो या सऊदी अरब हो, हमारी अब बार्गेनिंग पावर, एलसीज भी हमारे एंटरटेनिंग किए जा रहे हैं, राइट? वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन पे होनी है। ये जो एक हमारे अंदर माइंडसेट था या है कि वी आर टू बिग टू फेल, आई बेग टू स्टेट कि अब उससे हम आगे गुजर चुके हैं। तो ये भी आई थिंक हमारी सियासी लीडरशिप को इसके मुतल्लक सोचो विचार करने की बहुत जरूरत है। अब आते हैं अगली बात पे, पेट्रोलियम कंपनियां। देखिए पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात हो रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कुछ तो एक दो स्टेट की हैं, बाकी कुछ प्राइवेट भी हैं। तो स्टेट तो सिर्फ जो उनकी कंपनीज हैं उनको ही डायरेक्शन दे सकती है ना, जो मार्केट है वो तो डिमांड सप्लाई के मुताबिक खेलेगी उसके अंदर। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक टीम जैसी भी है वो सारी 100% इस वक्त आईएमएफ की ट्रांच लेने के पीछे लगी हुई है। उनको अगर शौकत तरीन साहब के ये नंबर्स ठीक है तो गालिबन उनके इल्म में भी नहीं होगा। अच्छा, वो इल्म में ले आए हैं, अल्लाह करे कि वो कुछ पे काम कर लें। लेकिन जो मैं बार बार जो दोबारा बात कर रहा हूं कि हमारे ये जो आपके ये टॉक शोज हैं या ये सीरियस डिस्कशन हम कर रहे हैं, हमें अब जो है वे फॉरवर्ड पे बात करनी है। बहुत सही बात है। जब एक दूसरे के ऐप आपके मैं निकालूं, आप मेरे निकालें, तो वो तो निकलते रहेंगे। देखें, हम सबने गलतियां की हैं। अब कोई भी सियासी हुकूमत जानबूझ के तो पेट्रोल महंगा नहीं करेगी, उनको पता है उसकी सियासी कॉस्ट है, चाहे पीटीआई हो या चाहे कोलेशन हो। लेकिन कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपके अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इस वक्त चैलेंज इस हुकूमत का ये है कि एक साल के अंदर आया वो एक या दो चीजों पे कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे अपनी कोलेशन में। देखिए, पहला तो चार्टर्ड इकोनॉमी अपनी कोलेशन का, बहुत सही बात है ये जी। तो ये दिस इज व्हाट मेरा जो है ना जी इसमें अर्ज ये है। बाकी तो ऑब्वियसली हमारी रूलिंग एलीट के ऊपर चले जाहिर है क्योंकि अब वक्त भी हम अपने आखिरी राउंड में इतना ही है कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव बात भी कर लें, थोड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें। ये बिल्कुल एक सही आइडेंटिफाई किया है हारून साहब ने, ये एक प्रॉब्लम है, फुकदान है, हम सोल्यूशंस पे कम बात करते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है वो पीछे रह जाता है। अली साहब, मैं इसका ही एक आगाज आपसे अगर करूं, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपने साइन करना है, बतौर अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब प्रपोज कर चुके हैं। आपने पहले तो कंसेंसस अपनी मखलूत हुकूमत में उन तमाम जमातों में क्रिएट करना है,
फिर ये जो इतनी तलखियां आपकी हो गई हैं पीटीआई के साथ, और हुकूमत भी हमें पता है कि आप लोग केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। अभी जरका साहिबा ने जो 25 मई को तमाम जो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के साथ जो एक आपस में इनका तसादुम हुआ और सारा कुछ, उसका भी उन्होंने तस्करा किया, तो ये कैसे मुमकिन है इतनी तलखियों के बावजूद? देखिए मोना, बड़ी सिंपल बात है कि जो कुछ मतलब है कि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसके जिम्मेदार टोटली न्याजी साहब खुद है। न्याजी साहब ने, आपको पता है कि जलसे किए, अभी इससे पहले जब वो हुकूमत में थे उतरे हैं तो उसके बाद भी उन्होंने जलसे किए। जब तक वो पुरअमन रहे हैं तो हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब अगर वो बात करेंगे कि मतलब है कि मैं इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करूंगा, खूनी मार्च होगा, दंगा फसाद होगा, इस किस्म की धमकियां देंगे, तो मादरत के साथ इनको फिर हम वही क्या तारीख दोहराने दें जब इन्होंने पीटीवी पर हमला किया था, जब इन्होंने असेंबली हॉल के जंगले तोड़े थे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अभी बात हो रही थी, तो रज़ाक दाऊद साहब जो कि खुद वो एक डैम का मतलब है कि ठेका उन्होंने ले लिया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भाषण दिया करते थे इमरान अहमद न्याजी साहब। खुसरो बख्तियार की अपनी शुगर मिलें हैं और उनको वही वजारतें दी हुई थी, उनके जरिए ये पैसा कमाते रहे और दूसरों को ईमानदारी के भाषण देते हैं और चोर और डाकू बोलते हैं। बात ये है कि पूरे केपीके की मशीनरी लेकर, उनकी गाड़ियां लेकर, तमाम हुकूमती वसाइल लेकर इन्होंने चढ़ाई की इस्लामाबाद के ऊपर और ये इंतशार फैलाने के लिए आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ लेकिन अली साहब देखिए, बतौर गवर्नमेंट जहां पर आप कहते हैं कि आपने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन लिया, वहां पर बतौर गवर्नमेंट आपका काम एंगेज करना भी तो है ना। आप इनसे एंगेज करें, कोई मुज़ाकरात करें, कुछ तो चैनल्स आप बातचीत के खोलें, क्योंकि आप बतौर अपोजिशन इनसे शिकवा करते थे कि ये तो बात ही नहीं करती हुकूमत हमसे। अब आपने भी तो कोई बातचीत की राह हमवार करनी है। हमने तो इनको हमेशा ओपन ऑफर किया है। देखिए, इनका टाइम था, ये जनाब फलस्तीन के इशू पर बात होती थी तो वज़ीर आज़म साहब असेंबली से गायब होते थे। कोरोना के इशू पे बात होती थी, वो वीडियो लिंक एक कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, जी जी, उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे और जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब अपनी बात करके उठकर चले गए। और आपको वो भी टाइम याद होगा कि जिस वक्त हम पहले हुकूमत में थे, वो टर्की के वजीर आजम आए थे, वजीर आजम साहब ने बाइकाट कर दिया था। बल्कि जब अब इनके टाइम में टर्की के वजीर आजम प्रेसिडेंट आए तो हम असेंबली में मौजूद थे, ऑपोजिशन लीडर भी वहां पर असेंबली में मौजूद थे, तो हमने तो हमेशा ताउन की बात की है। लेकिन अगर ये मुल्क में आग लगाना चाहें, जाहिर है इनके पास वोट तो है नहीं, ये वोट चुरा के आए, आरटीएस सिस्टम की पैदावार है होना ये। तो ये अगर मुल्क में दंगा फसाद फैलाना चाहेंगे तो उसकी तो हम हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे और हमारा कानून और आइन भी ये कहता है कि इस मुल्क में। लेकिन आप कह रहे हैं आप एंगेज करेंगे, जो तमाम आपने मिसालें गिनवाई आप वैसे नहीं करेंगे, आप एक जिम्मेदार गवर्नमेंट की तरह ऑपोजिशन को भी आप एंगेज करेंगे, आप ये कह रहे हैं अली साहब? जी जी, हम तो इनको हमेशा दावत देते हैं, ये खुद उस ये कबूल नहीं करते। मैं अमन करना नहीं है ना, इनका मकसद तो अमन तबाह करना है। इनका मकसद, आपने देखा नहीं कि इस्लामाबाद में किस तरह से आग लगाई गई, पौधों को किस तरह से जलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद इनके गुंडे जो हैं वो उधर डी चौक तक पहुंचे और तमाम पौधों को आग लगा दी और फिर मुल्की अमलाक पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये सारा तमाशा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा है। राइट, सेनेटर जरका की तरफ मैं बढ़ूं, ये तो एक जाहिर है ब्लेम गेम भी है जिससे हमें रिफ्रेन करना है। हमारा पीसफुल मार्च था, इट वाज अ पीसफुल मार्च। इन्होंने आके तशद्दुद किया, आंसू गैस फेंकी और इन्होंने आग लगाई। हमारे लोग ब्लू एरिया में खड़े हुए थे। अली साहब जरा बोलने दें जरका साहिबा को, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर टाइम है। नाज़रीन, दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैड, अनफॉर्चुनेटली वक्त इतना ही था। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे तमाम डिस्कशन को। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, सेनेटर डॉक्टर जरका, अली गौहर बलोच और हारून शरीफ साहब ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।